हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि हमारी अभी जो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि जो 2019 की तैयारी जो मेंस की कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो 2020 या 21 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऐसा मतलब एज ए टॉपिक के रूप में ये टॉपिक नहीं जुड़ा है, लेकिन हाँ 2020 में ये टॉपिक बाकायदा सिलेबस में नोटिफाइड है। तो अगर लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है, या फिर कुछ नियम यहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं। तो आप अगर 19 की तैयारी कर रहे हैं तो भी थोड़ा केमिस्ट्री के एक पोर्शन के रूप में आप इसको अब पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आवर्त सारणी की ज़रूरत क्यों पड़ी या आवर्त सारणी क्या होती है, क्या होता है वैज्ञानिकों को, मतलब इतने आज की डेट में हमारे पास कितने 118 एलिमेंट है, कितने 118 एलिमेंट है। अब उनको किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए, उन्हें कैसे याद रखा जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना, मतलब इस चीज़ को ध्यान में रख के क्या है समय समय पे एक डेवलपमेंट आता रहा कि पीरियोडिक टेबल का विकास किया जाए। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की, जैसे डॉविनियर साहब ने त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, ठीक है, फिर मेंडलीव साहब आते हैं, ठीक है, फिर आधुनिक आवर्त सारणी आती है। तो क्या है आज जो हम देखते हैं वो क्या है, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। अब हम बात करें कि आवर्त सारणी होती क्या है और किस तरीके से इसमें अरेंजमेंट, जैसे कि मैंने पहले आपसे बात की थी, पहले बहुत सारे एलिमेंटों को याद करना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो आवर्त सारणी में क्या है, किसी भी एलिमेंट की जैसे रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, और तथा उनमें जो रासायनिक गुणों के आधार पर उनको क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। तत्वों को उनके गुणधर्म और जो प्रॉपर्टी है उनके हिसाब से क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, किसमें, आवर्त सारणी में। इसी को क्या बोलते हैं हम, आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल का जो विकास है वो कई क्रमों में चलता रहता है, ठीक है। कौन कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं कौन, डॉविनियर साहब आते हैं, ठीक है, जो क्या है ट्राइड का नियम देते हैं। फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है, क्या आता है, अष्टक नियम। देखो आप लोग को, कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर आपका रेगुलर वीडियो नहीं आता। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक प्रिपरेशन का जो फेज़ चल रहा है उसमें मेरे को अपना टाइम भी बहुत निकालना पड़ता है। दूसरी बात ये रहती है कि जो मैं कंटेंट हूँ वो मैं खुद ही बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास कंटेंट, आपके हथियार अच्छे हैं ना, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर ले जाओगे। तो कंटेंट मैं खुद डेवलप करता हूँ अपने लिए, तो उसी को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो इसको नोट डाउन करने में और इस तरीके से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरे वीडियो क्या है लेट हो जाते हैं। और दूसरा टाइम भी मेरे पास कम रहता है, तो उस चक्कर में ऐसी ये सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो पर डे बना सकूँ, इस तरीके का अरेंजमेंट बहुत जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ठीक है। उस तरीके से हम फिर आगे क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे, फिर आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डॉविनियर साहब की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो डॉविनियर का ट्रायड है, ठीक है, इन्होंने क्या किया डॉविनियर साहब ने कि एक इनके समय पे क्या थे 25 के समथिंग एलिमेंट थे। इन्होंने उन एलिमेंटों को उठाया, ओ सॉरी लाइट ही चली गई। तो जो डॉविनियर साहब ने क्या किया कि डॉविनियर साहब ने ऐसा इस नियम जो समान गुण, समान प्रॉपर्टी के तत्व थे, उनके तीन तीन का इन्होंने समूह बनाया, ठीक है। तीन तीन जो एलिमेंट उठाए उनकी प्रॉपर्टी कैसी थी, समान थी, और उनके परमाणु भार किस तरीके से अरेंजमेंट थे, बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट थे, किस तरीके से, बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट थे। और उसके अलावा तीसरी इसमें कंडीशन क्या मिल रही थी कि जो मध्य वाला एलिमेंट है उसका परमाणु भार लगभग जो आगे वाला और जो पीछे वाला, ऊपर और नीचे वाला है, उसके एवरेज के बराबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं उठाता हूँ क्या, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो जो लिथियम है उसका 7, ठीक है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का लगभग 39, ठीक है। तो 39 और 7 कितना 46/2, करीबन करीबन 23 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डॉविनियर साहब ने क्या किया कि तीन एलिमेंट उठाए उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाला जो सेकंड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उस समय जो 25 एलिमेंट है उसमें उन्होंने क्या है 9 एलिमेंट मतलब 3 टेबलें बना ली। कौन कौन सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टर्नियम और बेरियम, ठीक है। उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरीके से इन्होंने 3 एलिमेंटों को अपना बना लिया। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन क्या थी,
बहुत सारी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि इसमें क्या है, उस समय जैसे एलिमेंट पर डे खोजे जा रहे हैं ना, एक के बाद एक बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या है, उस समय 25 एलिमेंट थे, उनमें सिर्फ 9 एलिमेंट जो 9 तत्व हैं उन्हीं को ही व्यवस्थित कर पाए। ठीक है। दूसरी बात, अब इतने सारे एलिमेंट बच गए, फिर पीरियोडिक टेबल और भी आगे बढ़ी। दूसरी बात, जैसे समान प्रॉपर्टी की बात की, तो समान जैसे आयोडीन उठा लो, ठीक है, और आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम उठाए, प्रॉपर्टी समान होने के बावजूद भी इन तत्वों का जो मिडिल का जो है वो एवरेज क्या है, ऊपर और नीचे के तत्वों के बराबर नहीं हो रहा था। तो ऐसी कई चीज़ें थी जो क्या है, ये अपने नियम में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। ठीक है। तो ये आगे चल के ये नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बस आपको डोवेनियस आपका जो ट्रायड नियम अगर आ जाए, पूछ दे, 3 मार्क्स में आ सकता है ये, तो आप क्या करो, 3 पॉइंट याद रखना और एक एग्जाम्पल दे के आप सीधे निकल लेना। ठीक है। अब आप बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। जो न्यूलैंड साहब है, अष्टक नियम है, इन्होंने इसमें क्या किया, न्यूलैंड ने जो तत्व हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। जितने भी एलिमेंट हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, तथा एक नियम बनाया जिसके अनुसार ये तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रथम तत्व और 8वें तत्व, जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट है, 7 के बाद जो रिपीटेशन होगा 8वां एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, समान होगी। ठीक है। उसके गुणधर्म किस तरीके से होंगे, पहले तत्व के समान होंगे। तो इसी को इन्होंने क्या, इसी तरीके इन्होंने नियम बना रखा। और जैसे हम जैसे संगीत की दुनिया में हम सात पढ़ते हैं ना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी तरीके से अगर 8वां जो भी आएगा, जिसको पाद बोलते हैं, 8 आएगा, वो क्या है, वो पहले क्या, सा से फिर शुरू होगा। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या है, इन्होंने बहुत सारे तत्वों को इस तरीके से अरेंज किया, जैसे लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है। तो जो उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इतने बहुत सारे, कितने, ये सारी टेबल बनी हुई है। अब इसमें क्या है, जो कुछ लिमिटेशन भी थी, सीमाएं क्या थी, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन को ये क्या नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक है। उसके अलावा इनके नियम में क्या परेशानी थी, उस समय तक काफ़ी एलिमेंट खोजे जा चुके थे, लेकिन ये क्या है, सिर्फ 40 एलिमेंटों को ही परिभाषित कर सके। ठीक है। और दूसरी बात, ये इतने अपने आप में क्या थे कि इतने मतलब अपने आप में इनका कॉन्फिडेंस था कि अब इसके अलावा कोई एलिमेंट और खोजे नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे जब एलिमेंट आए तो उनको व्यवस्थित करने की इसमें या रखने की जगह नहीं थी, या उनको डिफाइन नहीं कर सके। ठीक है। उसके अलावा खोजे गए नए तत्वों के गुण सप्तक नियम में फिट नहीं हो रहे थे। कई जो नए तत्व खोजे जा रहे थे, जैसे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके अलावा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो वो क्या है, आपस में फिट नहीं हो रही थी इनकी प्रॉपर्टी। कुछ मामलों में जो न्यूलैंड की तालिका में एक ही स्लॉट में 2 तत्वों को रखा गया। अब क्या है, कई बार जब उन्हें लगा कि नहीं अब रखना चाहिए, एलिमेंट की खोज हो गई, तो जो उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसकी कई सारी लिमिटेशन आई, बाद में ये भी न्यूलैंड का सप्तम नियम भी फेल हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे मेंडलीव साहब, और मेंडलीव साहब आवर्त सारणी में काफ़ी एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है। तो मेंडलीव साहब क्या करते हैं, मेंडलीव साहब ने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार, किसके, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। सबसे पहली यह बात याद रखनी है, वो है परमाणु भार। ठीक है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और एक नियम बनाया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन के होते हैं। ठीक है। किसी भी तत्व के जो भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी है वो किसके मतलब समान इक्वल होती है, परमाणु भार के इक्वल होती है। अर्थात यह तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित तत्व के बाद या निश्चित क्रम के बाद क्या आता है, वही एलिमेंट आता है जिसमें समान प्रॉपर्टी हो और क्या हो, प्रॉपर्टियों की पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक है,
अब मेंडलीव की जब आवर्त सारणी आई थी तो उस समय क्या था कि जो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप जिसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है, और पीरियड, तो इस तरीके से जो लाइन है ऊपर से नीचे तक आती जाती है, इसको बोलते हैं वर्ग, पीरियड, ठीक है, और ग्रुप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप कितने थे इनके समय में? मेंडलीव की आवर्त सारणी 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। ये क्षैतिज पंक्तियां कितनी थी? 7, ठीक है। जो पीरियड थे, देखो 1 मिनट, थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो गया। देखो ऐसे समझते, पीरियड थे वो कितने थे? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, कितनी? 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। कैसे 7 क्षैतिज? देखो पहली इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से व्यवस्थित थी। वो कितनी थी? 7 थी, ठीक है। तो ये क्या है? पीरियड, या इसको आवर्त बोलते हैं, ठीक है। जो 1 से लेकर 7 तक की जो आप एक काम करना, यहाँ वीडियो पॉज करो, पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें आप देखोगे ऊपर से नीचे तक जब जाओगे तो आपको क्या है, आवर्त कितने मिलेंगे या पीरियड कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे, ठीक है। और आपको जो ग्रुप है वो कितने मिलेंगे? 18। लेकिन सॉरी, जब मेंडलीव साहब ने खोज की थी तो उस समय तक ग्रुप या वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक, क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। उनकी संख्या कितनी थी? 9। कितनी थी? 9 ऊर्ध्वाधर खाने थी, ठीक है। तो वर्गों की कुल संख्या 9 थी, जिन्हें 1 से 8 तक, ठीक है। फिर 8 के बाद उसको क्या है, 0 वर्ग में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक याद रख लो, ठीक है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की हम विशेषताओं की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की, तो इनकी जो आवर्त सारणी है उसकी कई सारी विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी? सबसे पहली विशेषता थी कि जो तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने में समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही थी, ठीक है। क्या है, जो एलिमेंट समान प्रॉपर्टी दर्शा रहे थे उनकी क्या हो रही थी? पुनरावृत्ति हो रही थी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्वों की क्या हो रही थी? पुनरावृत्ति। समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति, ठीक है। उसके अलावा दूसरी पॉइंट, कुछ तत्वों को सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। कुछ तत्वों का सही परमाणु भार, अब जब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हुआ तो कुछ तत्वों का जब परमाणु भार नहीं पता था, लेकिन पीरियोडिक टेबल में क्या है, स्थान खाली था। जब वहाँ उसको व्यवस्थित किया गया तो क्या पता चलता है कि उनका सही परमाणु भार क्या है? तो क्या है, सही परमाणु भार का पता चलता है, ज्ञात होता है, ठीक है। नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली, क्योंकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें कई तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया गया था, ठीक है। जैसे उस समय क्या है, पूरी तुम्हारी जो नोबल गैस है उनकी खोज नहीं हुई थी तो उनके लिए ब्लैंक स्थान छोड़ दिया गया था। ऐसे कई नए तत्व हैं, उनके लिए क्या है, बीच बीच में स्थान छोड़ दिया गया था। तो इससे क्या है, एक प्रेरणा मिली कि ये तत्व क्या है, खोजे जाने हैं भविष्य में, ठीक है। तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिली, किसकी? नए तत्वों की खोज की प्रेरणा। उसके अलावा चौथा, तत्वों की संयोजकता, ठीक है, बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं, कितना ले सकता है, दे सकता है, वो सब कहाँ से, यहीं से पता चलता है, ठीक है। तो ये विशेषता के लिए आप 4 पॉइंट याद रखो। कुछ और याद रखने हैं तो जैसे वो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। 12 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें 7 तक संगठित किया गया, इन्हें अवधि के रूप में जाना जाता है, पीरियड में, ठीक है। उसके अलावा 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से इन्हें ए और बी समूह में भी विभाजित किया गया था, ठीक है। समूह 8 में कोई उपसमूह नहीं था और प्रत्येक पंक्ति में 3 तत्व थे। एक ही समूह के तत्व समान गुण प्रदर्शित करते थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धि, अब इसकी जो उपलब्धियाँ थी वो क्या क्या थी, उनके बारे में हम बात करें। तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सका है इसके समय, ठीक है। इस
जब पीरियोडिक टेबल का विकास हो गया तो जो तत्व हैं उनका एक व्यवस्थित क्या किया जा सका, अध्ययन किया जा सका। उसके अलावा समान गुण वाले तत्वों को एक साथ समूहीकृत किया गया, ठीक है, जिसके उनके रासायनिक और भौतिक गुणों का क्या हुआ, अध्ययन हो सका। परमाणु द्रव्यमान का सुधार, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में तत्वों के प्लेसमेंट में कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को सही करने में मदद मिली, ठीक है, जैसे बेरिलियम, ठीक है, कि परमाणु द्रव्यमान को 13.5 से 9 तक सही किया गया, ठीक है, कितना 13.5 से लेकर 9 तक सही किया गया। इसी तरह इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, मैं आपको बता ही चुका हूँ, बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तत्व हैं, इनके क्या है, परमाणु भार को सही तरीके से ज्ञात किया गया। उसके अलावा अभी तक कई तत्व खोजे जाने थे, उनकी भविष्यवाणी, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, तो ऐसे कई तत्व हैं, स्कैंडियम, गैलीनियम, जर्मेनियम नाम के तत्व हैं, उन सब की भविष्यवाणी, क्योंकि उनके लिए ब्लैंक स्थान वहाँ पे छोड़ दिया गया। जैसे महान नोबेल गैसों की नियुक्ति जब खोज की जाती है तो उन्हें एक मौजूद मतलब नोबेल गैस के लिए उन्होंने पूरा एक सेपरेट बॉक्स छोड़ दिया था कि हाँ कि ये कोई खोज होगी तो इनको यहाँ पर व्यवस्थित रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लिया, क्या विशेषताएँ, क्या उपलब्धियाँ, क्या क्या आसानी हुई, वो आपको इस तरीके से, अगर 5 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अब आते हैं अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी कुछ सीमाएं थी या उसकी जो कुछ कमियां थी, और उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब कमियां क्या क्या थी कि मेंडलीव साहब ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो उन्होंने एक बेसिक तत्व था जो उनके समय खोज हो चुकी थी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी, ठीक है। हाइड्रोजन को उन्होंने व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, ठीक है। उसके अलावा कुछ तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं रखा गया, जैसे कुछ तत्व हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं रखा, जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा निकेल हो गया, टेल्यूरियम हो गया, ठीक है। उसके अलावा आयोडीन हो गया। तो ये जितने भी ये सारे तत्व हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं किया। समस्थानिक, अब जैसे कि तुम्हें पता है हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3। तो अब एक बात बताओ, ये एलिमेंट एटमॉस्फेयर में तो मौजूद है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनका एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इसके लिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था कि इनको कहाँ रखना है, किस तरीके से व्यवस्थित करना। सॉरी। उसके अलावा दुर्बल मृदा तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं थी। दुर्बल मृदा तत्व है उनकी स्थिति, दुर्बल मृदा तत्वों की स्थिति आवर्त सारणी में स्पष्ट नहीं थी। तो अब आप क्या क्या सीमाएं पढ़ रखी, हाइड्रोजन की स्थिति को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, कोबाल्ट, निकल, टेल्यूनियम, आयोडीन को इन्होंने क्या नहीं किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं किया। उसके अलावा जो समस्थानिक थे उनके बारे में इन्होंने कोई उन्हें स्थान नहीं दिया अपनी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उसके अलावा जो दुर्बल मृदा तत्व है, ठीक है, उनके बारे में आवर्त सारणी में स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि इनको कहाँ पर रखा जाए। अब देखो, इनको एक बार पॉइंट आउट को रिवीजन कर लो थोड़ा और डिटेल में आपको लगता है, बाकी ये 4 पॉइंट आप याद रखोगे, इट्स इनफ, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा है। देखो, मैं आपको पीरियोडिक टेबल की पीएचडी नहीं करा रहा, जैसे कि 11th-12th में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और चाहो तो वो भी हो सकता है, लेकिन उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लिमिटेशन बताइए, आप अपने 5 पॉइंट याद कर लीजिए और आप वहाँ पर छाप आइए, ठीक है। देखो, हम अगर आप सोचोगे कि नहीं हमें हर सब्जेक्ट में पीएचडी करना है, इतना ब्रॉड सिलेबस है और आप बहुत कुछ छूट जाओगे और आप अपने पेपर को कवर अप नहीं करो। इसीलिए मेरा यही है कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ये आंसर देना है, उसी तरीके से मैंने ये सारा रीअरेंजमेंट किया है। अब कई लोगों की शिकायत रह सकती है, जैसे वीडियो देखेंगे आगे, अभी तो बहुत कम लोग देखते हैं कि नहीं ये इसमें तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। तो देखो, पढ़ा बहुत कुछ जा सकता है। आप 11th की केमिस्ट्री उठाओ, ठीक है, आईआईटी और वो जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा एक एक एलिमेंट, मतलब क्षार धातु है, नोबेल गैस, उन पर एक पूरी बुक है। अपन को पीएचडी नहीं करनी, अपन को सिर्फ वहाँ पे पूछा जाएगा 5 मार्क्स में क्वेश्चन कि पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव की पीरियोडिक
टेबल की लिमिटेशन बताइए। तो आप सिर्फ लिमिटेशन बता के और जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट मैंने बता दिए वो आप वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई, हमारी लिमिटेशन हो गई। अब चलते हैं अगली बात। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मोसले ने। किसने? हेनरी मोसले द्वारा, जो कहाँ के ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन? हेनरी मोसले ने 1913 में विशिष्ट गुणों की खोज की। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, मोसले ने जो तत्व है, मेंडली साहब ने परमाणु भार की बात की, लेकिन ये क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। और जब इनने बस इतनी सी बात कर दी, पूरी पीरियोडिक टेबल में एक क्रांति सी आ गई और सारे एक तरीके से बहुत सुधार हो गए, ठीक है। तो हेनरी मोसले द्वारा बनाई गई जो आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। अर्थात क्या होता है कि जो तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो निश्चित क्रम के बाद एक समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, ठीक। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ चीज़ें जैसे आपसे पूछा जा सकता है, हेनरी मोसले के बारे में बताइए, ठीक है। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या है, परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या दिया, ठीक है। उन्होंने बताया किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है, ठीक है। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या का मान कैसा होता है, हमेशा स्थिर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो तत्वों की परमाणु संख्या एक नहीं हो सकती, मतलब दो तत्व, दो एलिमेंटों के परमाणु संख्या कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो ग्रुप थे वो कितने थे, ग्रुप थे 18, ठीक है, जिनको वर्ग बोलते हैं हिंदी में, और पीरियड जिसको अवधि बोलते हैं वो कितनी थी, 7, ठीक है। तो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें थी अर्थात आवर्त और 18 अग्रज स्थान अर्थात वर्ग थे, ठीक है। उसके अलावा मेंडलीव आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया गया। इसमें बहुत सारे जो मेंडलीव के आवर्त सारणी के जो दोष थे उन सारे वो दोषों को क्या किया गया, कम किया गया, ठीक है। अब इसकी उपयोगिता या इसके विशेषताएं वगैरह भी पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम 3 मार्क्स में। क्वेश्चन के लिए आपको काफ़ी क्वेश्चन डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन 5 मार्क्स और 11 मार्क्स के क्वेश्चन को आप तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्या होना चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए। अब आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या क्या थी? देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ था कि सबसे पहले क्या होता है, निश्चित क्रम के बाद जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, उसमें वो विन्यास समान रहता है, ठीक है। क्या होता है कि एक पीरियोडिक टेबल में जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे 2 8 8 पढ़ते हैं, 2 8 18, जैसे कई ग्रुप, एक पीरियोडिक टेबल जो है उसमें वर्ग में तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं। क्यों समान होते हैं? क्योंकि उनको जो भातम कोष है, SPDF आप जो कोष पढ़ते हैं उसमें भातम कोष में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। उसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में यह आवर्त सारणी याद रखने और लिखने में आसानी थी इसमें काफ़ी, ठीक है। बोरोन एटाडिन तक खींची गई सीढ़ी नुमा रेखा धातु और अधातुओं को, इसमें SPDF ग्रुप बना दिए गए, धातु और अधातु को अलग अलग रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा F खंड के तत्वों की स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में इसमें आवर्तों में एक वर्ग के दोनों उपवर्ग को अलग कर दिया गया, क्योंकि दोनों के गुण के थे भिन्न भिन्न थे। इसमें क्या था अब बहुत सारे और भी हैं, जैसे विशेषताएं हम उनको पढ़ते हैं। देखो थोड़ा जूम हो जाए तो कर लेते हैं इसको। अब इसमें क्या है, आवर्त सारणी के लंबे संस्करण को बनाने वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभों और क्षैतिज पंक्तियों को क्रम से समूह और अवधि कहा जाता है, जो कि बता ही चुका हूँ मैं, पीरियड और इंग्लिश में ग्रुप ऑफ पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है। तो सब जैसे आवर्त सारणी में तत्वों को 7 कितने पीरियड में बांटा गया है और 18 किस में, ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। उसके अलावा उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया गया है इसमें। उसके अलावा उत्कृष्ट गैसों के लिए एक अलग पूरा रखा गया है, ठीक है, अंत में। उसके अलावा समय स्थानों को पृथक स्थान देने की समस्या को इसमें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है।
उसके अलावा मेंडली की जो आवर्त सारणी है वो क्या है, जो आवर्त सारणी में आरोही क्रम का जो पालन नहीं कर रहे थे उन तत्वों को परमाणु क्रमांक में बढ़ते क्रम का वो क्या कर रहे थे, नियम का पालन कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें धातु और अधातु को अलग अलग बांट दिया गया, संक्रमण तत्व और जो असंक्रमण तत्व थे उनको अलग बांट दिया गया। उसके अलावा प्रत्येक तत्व में कितने परमाणु गोले इसके आधार पर इसी अवधियों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पहली अवधि में जिसमें केवल 2 तत्व होते थे, हाइड्रोजन, हीलियम सबसे छोटा है। आवर्त सारणी में छठी अवधि में सबसे लंबा अवधि माना जाता है। ठीक है, इसमें रेडॉन से लेकर सीजियम तक के पदार्थ हैं। उसके अलावा 7वीं अवधि एक खाली अवधि है। ठीक है, उसके अलावा आवर्त सारणी के निचले भाग में एक्टिनाइड और लेथेनाइड्स को भी शामिल किया गया। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या थी वो भी हम एक बार देखेंगे, या इसमें क्या दोष थे। हाइड्रोजन की स्थिति यहाँ पे भी स्पष्ट नहीं हो सकी, क्योंकि आप भी देखते हो हाइड्रोजन की स्थिति इस पीरियोडिक टेबल में भी स्पष्ट नहीं हो सकी। उसके अलावा लेंथेनाइट और जो एक्टिनाइट के मुक्त सारणी में उपयुक्त स्थान नहीं मिला। इसके लिए क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे आप देखते हो 2 जो कॉलम बना रहता है उसमें इनको अलग से व्यवस्थित किया गया। उसके अलावा लगभग समान गुण वाले तत्वों को क्या किया गया, पृथक पृथक रखा गया, जैसे कॉपर, ठीक है, और मरकरी। एग्जाम्पल दो तो कॉपर और मरकरी लगभग समान की क्या है, गुण है, फिर भी ये क्या है, पृथक पृथक वर्ग में रखे गए। एफ खंड के तत्वों को मूल आवर्त सारणी में स्थान न देकर अलग से नीचे स्थान दिया गया है। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो पूरी श्रेणी है उसको अलग से रखा गया। तो ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की लिमिटेशन हो गई। अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। अब आवर्त की विशेषता क्या होती है और वर्ग की भी विशेषता क्या होती है, थोड़ा एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, आवर्त क्या होता है, पीरियड बोलते हैं जिसको। जैसे कि आप क्षैतिज जो 7 पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, अब आवर्त सारणी में किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने में तत्व का जो धात्विक गुण है वो क्या होता है, कम हो जाता है तथा अधात्विक गुण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसी प्रकार किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता पहले क्या है, जैसे कि तुम देखो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ। संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को बांधने या उनसे इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बोलते हैं। जैसे दूसरा आवर्त लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, और नियोन छोड़ो, इतने ही लो। तो लिथियम 2 1, ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 2, ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 3, इसमें कितने हैं, 2 4, 2 5, 2 6 और 2 7। ठीक है, तो किसी आवर्त में तत्वों में संयोजकता है वो कितनी है, पहले तो 1 से बढ़कर 4 हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद घटते घटते 0 हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है। अब जो लास्ट का आवर्त है या जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस है, वो क्या उनका उनके लास्ट अंतिम कोष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना उनको चाहिए, ना उनको देना है, ना उनको लेना है। ठीक है, तो उन्हें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन अब जैसे तुम अब कार्बन देखोगे तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, या ये ले भी सकता है दे भी सकता है। ठीक है, जैसे लिथियम है, लिथियम की संयोजकता कितनी, 1 है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, लिथियम की संयोजकता 1 है तो इसको 7 तो कोई देने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, तो संयोजकता पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, ठीक है, फिर घटती जाती है। तो ये आप चीज़ देख रहे हो। ठीक, अब बात करें किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1 से बढ़कर 8 हो जाते हैं, 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, उसके अलावा आवर्त में बाएं से जाने पर क्या होता है, क्रियाशीलता घटती है और फिर बाद में बढ़ जाती है। तो ये किसी आवर्त की पीरियड की विशेषता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग की।
अब वर्ग क्या है, वर्ग मैं बता ही चुका हूँ। वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं और इन्हें किस तरीके से, इस तरीके से डिफाइन होते हैं ग्रुप। अब मेरे पास PDF या वो उसका एक लगाना चाहिए था मुझे पीरियोडिक टेबल का, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन आप चाहो तो देख लेना पैरेलली, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ग्रुपों की संख्या कितनी, 18 है। 2 3 इस तरीके से खड़े देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल में। हलीना का रूमाल किसने फाड़ा, ठीक है, ये जो तुम्हारे पूरे क्या नोबल गैस हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, लिथियम से लेके, तो उस तरीके से ये क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप की विशेषता क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व है जो एलिमेंट है उसके धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। और उसके अलावा क्रियाशीलता क्या है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे तक जाओगे तो क्या है, जो क्रियाशीलता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। उसके अलावा वर्ग में तत्वों की संयोजकता कैसी रहती है, समान रहती है। अब ऑब्वियस सी बात है, पूरे ग्रुप है उसमें जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पूरे ग्रुप में समान रहेंगे, तो क्या होगी, संयोजकता कैसी होगी, समान होगी। उसके अलावा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है, क्योंकि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरे ग्रुप में एक ही समान होंगे। ठीक है, उसके अलावा विद्युत ऋणात्मक का मान क्या है, प्राय ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, घटता है। उसके अलावा आयनन विभव का मान भी घटता है और परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। देखो, अब मैं पूरी सारणी पढ़ा के आया हूँ और मैं यहाँ पे आपको अंतर डिफाइन थोड़ा बस पॉइंट बोल बोल के, अगर आप चाहो तो साथ साथ में लिखते जाना। ठीक है इसको। अब देखो, अब सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। पॉइंट क्या क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसमें, परमाणु भार के रूप में अरेंजमेंट किया है, किसमें, परमाणु भार के। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 66 तत्व हैं, उनको स्थान दिया गया है, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अपन कितने, 118 तत्वों को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें नोबल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था। क्या नहीं था, नोबल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस समय तक इन गैसों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में अपन देखते हैं नोबल गैसों को पर्याप्त, मतलब एक व्यवस्थित स्थान दिया है और इन्हें किससे, ग्रुप 18 में रखा गया है। ठीक है, अब चौथा अंतर क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ट्रांजिशन या संस्करण तत्वों को अन्य तत्वों के साथ रखा गया है। ठीक है, कौन से, संक्रमण तत्व बोलते हैं जिनको, उनको किसके साथ रखा गया है, अन्य तत्वों के साथ रखा गया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, इनको अलग अलग स्थान दिया है। ठीक है, अलग अलग स्थान दिया है। उसके अलावा पांचवा अंतर क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार तत्वों के द्वारा हाइड्राइड और ऑक्साइड के निर्माण के फॉर्मूले पर आधारित है। किसके, हाइड्राइड और ऑक्साइड। और इसमें अपन किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके अलावा छठवां अंतर, बस इतने बहुत हैं, इसमें और जोड़ना है तो इसमें कुल 9 वर्ग हैं, इसमें कितने, 18 वर्ग हैं पीरियड। ठीक है, उसके अलावा 8वें ग्रुप में, जो 8वां ग्रुप अपन पढ़ते हैं उसमें आयरन, निकेल और कोबाल्ट को एक साथ रखा गया है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या किया गया है, इन सारे तत्वों को डी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। तो इस तरीके से आप अंतर देख लो, आप नोट डाउन कर लेना आप अपने उसमें। और तो ये अंतर पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपको अंतर बता, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 11 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या है 7-8 पॉइंट याद कर लो और उनको नोट डाउन करके लिख देना। ठीक है, अब बात करते हैं आवर्तता। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। ठीक है, आवर्तता क्या होती है कि किसी भी एक तत्व है या कोई एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टियों का रिपीटेशन। ठीक है, तो जो रिपीटेशन होता है उसको हम बोलते हैं आवर्तता। अब जैसे आवर्त और वर्ग, ग्रुप ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो आवर्त में जो आवर्तता के नियम है वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है।
जैसे ही आप बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बद्धता का मान बढ़ेगा, ठीक है। बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बद्धता का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नाभ की आवेश बढ़ता है, ठीक है, तथा परमाणु का आकार भी बढ़ता है। इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का क्या होता है, आकर्षण भी बढ़ता जाता है। तो क्या है, नाभ की आवेश बढ़ता है, परमाणु का आकार घटता है और इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ता है। उसी के अलावा वर्ग में आवर्तता क्या होती है? वर्ग में आवर्तता क्या होती है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाओगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है तो नाभिक के बीच क्या हो, नाभिक के बीच जो आकर्षण बल है उसमें कमी आती है। और नाभिक की भी जब आकर्षण बल में कमी आती है तो इलेक्ट्रॉन बद्धता में भी कमी आती है। तो आप क्या है, ये आवर्तता हो गई। तो पीरियोडिक टेबल में इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब जो मेरा अगला टॉपिक है उसमें क्या हम कवर करेंगे, वो अगले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। मैं जो भी चल रहा हूँ वो क्या है, जो 2020 का सिलेबस है उसके हिसाब से अपने सारी प्रिपरेशन चल रही है। एक के बाद एक टॉपिक आते जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, कुछ कुछ मतलब ऐसा छूट भी रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एक PDF बना के उसमें आप पूरे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता है। बस यही है कि हाँ, जो भी देख रहे हैं, अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगता है, 10, 12, 15 जितने, मुझे कोई मैटर नहीं करता है, देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने जो दोस्त हैं मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो करने वाले हैं इन फ्यूचर, उनको आप इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जोड़ें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और कोशिश करूँगा कि मैं इस कंटिन्यूटी को बनाए रखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।